तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 15 फरवरी की सुबह शहजादी को अबू धाबी में मौत की सज़ा दी गई थी। मैंने आपको बताया था कि 5 मार्च तक की मोहलत दी गई थी कि 5 मार्च के बाद शहजादी को दफना दिया जाएगा। अगर उससे पहले कोई भी फैमिली का आ सकता है तो आ जाए। लेकिन शहजादी के फादर, मदर और ब्रदर इस सफ़र के लिए तैयार नहीं थे, ना इंतज़ाम कर पाए इतने कम वक्त में, क्योंकि 3 मार्च को तो उन्हें जानकारी ही मिली थी। तो अबू धाबी की अथॉरिटी ने अपने कहे मुताबिक 5 मार्च की जो मोहलत दी थी, उसी के बाद कल 5 मार्च, और उन्हें ये पता चल गया था कि कोई फैमिली से आ नहीं रहा है। तो 5 मार्च की सुबह कल ही अबू धाबी से एक फ़ोन आता है। अबू धाबी से ये फ़ोन वहाँ की इंडियन एम्बेसी से आया था, और ये फ़ोन आया बांदा में शहजादी के फादर को। फ़ोन में दूसरी तरफ एक लेडी थी, और इसके बाद उन्होंने एक जानकारी दी। तो पहले ये ऑडियो कॉल सुन लीजिए। आज जो काम होना है फ्यूनरल का जी, वो यूए का टाइम हाँ बताएं। 12:30 पे शेड्यूल किया है। हाँ तो इंडिया का वो टाइम होगा 2 बजे। हाँ ठीक है। तो कुछ लोग मेरे मैडम कुछ लोग जाएंगे वहाँ, तो आप हाँ, साकिब जी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और एक और लेडीज है, नहीं एक और सुनिए मैडम, मेरे एक मैडम उसका नगमा नाम है, नगमा खातून, वो जाएंगी। नगमा खातून आप लिख लें, वो भी जाएंगी, वो भी रहेंगी, लेडीज हैं। नगमा खातून जी हाँ, उनको विशेष ध्यान रखिएगा ये मेरी बात को आप। मैं उनको मैंने इजाज़त दी है कि वो जाएंगी, मुझसे बात हुई है, वो आएंगी ज़रूर। उनको आप लें उनको भी, साकिब को साथ में आएंगी वो। साकिब के साथ आएंगे। हाँ, ये इसमें विशेष ध्यान रखें। मैं मेरी इल्तिजा है आपसे, गुजारिश है। नगमा खातून है ना? जी मैडम। ओके। हमने ये इस बारे में ना शमशेर जी को भी ईमेल में इत्तिला कर दिया है। जी, मेरे बच्चा है, मेरे बड़ा बेटा है वो। हाँ, उनको भी ईमेल कर दिया है। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। जी मैडम साहब जी मैडम, जी शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। ओके। तो इस फ़ोन पे जानकारी दी गई कि अबू धाबी के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर के 12:30 बजे, यानी कि जब इंडिया में 2 बजेगा, शहजादी को अबू धाबी के एक लोकल कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। पूछा गया था कि आपके बिहाफ पर अगर कोई और आएगा, तो आपने जैसा ऑडियो में सुना, फ़ोन पर 2 नाम शहजादी के वालिद शब्बीर खान ने बताया, और इसके बाद फ़ोन कट गया। और ठीक 12:30 बजे उस बताए हुए जगह पर शहजादी की तरफ से वो 2 लोग वहाँ मौजूद थे। इसके बाद जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई और शहजादी को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये जो आप कब्र देख रहे हैं और ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये शहजादी का कब्र, शहजादी की कब्र है। 5 मार्च यानी कि थर्सडे को, गुरुवार को, जुमेरात को दोपहर 12:30 बजे इसी कब्र में शहजादी को दफनाया गया। अब इसी कब्रिस्तान में दफनाने से पहले आखिरी रस्म में जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, और उसमें एक और फैमिली भी शामिल थी। सिर्फ शहजादी नहीं, बल्कि आपको मैंने बताया था कि केरल के 2 और इंडियन, जिन्हें 28 फरवरी को सज़ाए मौत दी गई थी, गोली मारकर मौत की सज़ा दी गई थी, उनमें से एक मोहम्मद रिनाश, इसके परिवार के लोग भी इस कब्रिस्तान में पहुंचे थे, और उन्हें भी बताया गया था कि 5 मार्च को दफना दिया जाएगा। तो केरल के ये परिवार और शहजादी की तरफ से वो 2 लोग, ये दोनों इस कब्रिस्तान में पहुंचे। और ये जो कब्र में नंबर आप देख रहे हैं, एक 94, एक 93, ठीक शहजादी के कब्र के आगे बराबर में ही जो दूसरी कब्र है, वो मोहम्मद रिनाश की है। केरल का वो शख्स जिसे एक यूएई सिटीज़न के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी गई थी। तो इन दोनों को दफना दिया गया। एक केरल का और शख्स जिसे रिनाश के साथ ही सज़ाए मौत दी गई थी 28 फरवरी को, मुरलीधरन,
मुरलीधरन की फैमिली की तरफ से कोई पहुंच नहीं पाया। पिता ने पहले ही कह दिया था कि हम जाएंगे नहीं। तो मुरलीधरन की डेड बॉडी अभी भी वहाँ मॉर्चरी मुर्दा घर में रखी है और अबू धाबी की अथॉरिटी का कहना है कि ऑफिशियली एक बार उनको पता चल गया कि अगर फैमिली के बिहाफ पे कोई नहीं आता है तो इसी वीक मुरलीधरन का भी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो ये शहजादी और रिनाश को दफनाने की ये वो तस्वीर है, वो आखिरी जो फ़ोन पे बात हुई थी, जो बताया गया था, ये सारी चीज़ें आपके सामने। 9 फरवरी 2023 को ये कहानी शुरू हुई थी शहजादी की, मैंने बहुत डिटेल में आपको सुनाई, लेकिन कुछ नई चीज़ें जो सामने आई हैं आपको बस वो शेयर करना चाहता हूँ। 9 फरवरी 2023 वही वो तारीख़ थी जब शहजादी को पहली बार उनके एम्प्लॉयर ने अबू धाबी के एक पुलिस स्टेशन में जाकर सौंप दिया था और एक वीडियो दिखाया था कि देखिए ये उनके 4 महीने के बच्चे के कत्ल का जुर्म कबूल कर रही है। हालांकि कहना ये था कि शहजादी को उस दिन उस घर से ये कहकर निकाला गया था, ये ले जाया जा रहा था कि चलो तुमको एयरपोर्ट ले चलते हैं, तुम्हें वापस इंडिया जाना है, तुम इंडिया चली जाओ। लेकिन घर से 10-12 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन, उसमें गाड़ी रुकी और वहाँ शहजादी को पुलिस के हवाले कर दिया गया, ये कहते हुए, ये कंप्लेंट दिखाते हुए कि ये उनके 4 महीने के बच्चे की कातिल है। अब 9 फरवरी 2023 की ये तारीख़ थी। उसके बाद से शहजादी जो अक्सर अपने घर पे फ़ोन पे बातचीत किया करती थी, घर पे फ़ोन बंद क्योंकि मोबाइल उसका जब्त कर लिया गया था। अब घर वाले परेशान, 9, 10, 11 कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो उसके एम्प्लॉयर को फ़ोन करते हैं, उधर से कोई फ़ोन पे रिस्पांस नहीं करता। आगरा के जिस लड़के के थ्रू भेजे था उनसे फ़ोन करते, वो भी ट्राई करता, फिर कहता कोई जवाब नहीं। अब इधर बांदा में पूरा परिवार परेशान। 9 तारीख से फिर अब बढ़ते बढ़ते 18 फरवरी आ जाती, पूरे 9 दिन बीत जाते हैं। 18 फरवरी को पहली बार बांदा में शहजादी को की तरफ से एक अननोन नंबर से शहजादी के फादर को एक ऑडियो मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। उस ऑडियो मैसेज में वो बेहद घबराई हुई कहती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज़ अर्जेंट है, आप मुझे फ़ौरन फ़ोन कीजिए इस नंबर पर। असल में हुआ ये था कि 18 फरवरी 9 फरवरी से शहजादी गई वहीं पुलिस स्टेशन में थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया इंटेंशनली मर्डर का। एक दिन एक शरीफ पुलिस वाला आया, 18 फरवरी 2023 की ये बात थी। उसने शहजादी से बातचीत की, पता किया इसका केस क्या, फिर पूछा कि तुम्हारा कोई रिलेटिव, तुम्हारा कोई अपना है? उसने बताया मेरे यहाँ 2 अपने थे जिनके यहाँ मैं नौकरी करती थी। और ये शहजादी का वो कार्ड भी है जो जब वो दुबई पहुँची थी अबू धाबी काम करने के लिए, तो ये उसे जो मिला था वहाँ पे हाउसमेट का एक तरह से वहाँ स्टे करने का सर्टिफिकेट समझिए आप। तो अब वो वहाँ पे पहुँची, उस शरीफ पुलिस वाले ने उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि यहाँ तो कोई है नहीं। तो उसने कहा तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम यहाँ हो, तुम्हारे ऊपर क्या चार्जेस हैं? उसने कहा नहीं, मुझे घर वालों को फ़ोन करने का मतलब कोई फ़ोन ही नहीं है। तो वो रोई कि आप मेरी बात करा सकते हैं। उसका दिल पसीजा, उस पुलिस वाले ने अपना फ़ोन शहजादी को दिया, बोला लो अपने घर फ़ोन कर लो। तब 18 फरवरी की वो पहली तारीख थी, उसकी गिरफ्तारी के 9 दिन बाद जब शहजादी ने उस पुलिस वाले के मोबाइल से अपने फादर को एक ऑडियो मैसेज भेजा और कहा कि आप इसको कॉल बैक करें। तो उस मैसेज को सुनकर अब शब्बीर खान शहजादी के वालिद ने फ़ोन किया उस नंबर पर पुलिस वाले के। पुलिस वाले ने शहजादी से बात कराई। तब शहजादी ने पूरी कहानी बताई कि ये उसके ऊपर उस बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और अब इस मामले में वो पुलिस स्टेशन में उसके साथ धोखा हुआ है। अब इसके बाद घर वाले उधर वहाँ की वो जो फैमिली थी उनसे दोनों से बात करने की कोशिश, उधर आगरा में जिस लड़के के थ्रू शहजादी गई थी उनसे बात करने की कोशिश, लेकिन कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। फिर उन्होंने कुछ अपने जानकार के थ्रू एम्बेसी और इधर उधर मेल करना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। आप यकीन करेंगे कि ये 9 फरवरी 2023 का मामला था। 18 फरवरी 2023 को पहली बार शहजादी ने अपने घर पर बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद पूरे 2 साल बीत गए। पहली बार इंडियन एम्बेसी यूएई ने शहजादी के फैमिली को जो फ़ोन किया वो क्या था 3 मार्च, बल्कि 28 मार्च अभी 2025, फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 ईयर्स कि आपकी बेटी को सज़ाए मौत दे दी गई। और 28 को भी इसलिए किया क्योंकि इधर कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला था
और 3 मार्च को बताना जवाब देना था, तो उन्हें लगा कि कम से कम अब तो जवाब दे दो। तब उन्होंने 28 मार्च को मजबूरन शहज़ादी के घर वालों को ये जानकारी दी। इस दौरान शहज़ादी लगातार जेल में थी। जेल में अबू धाबी के एक ये था कि हर 15 दिन के अंदर एक कॉल करने के लिए 3 से 4 मिनट इजाज़त होती थी कि आप अपने घर पे फ़ोन कर लो। तो शहज़ादी लगातार जेल में 2 या 3 मिनट के लिए हर 15 से 18 दिन के अंदर फ़ोन किया करती थी इन 2 सालों में। इन 2 सालों में वो फ़ोन करती रही। इस दौरान में हुआ ये कि उसका मुकदमा भी चल रहा है। अब इधर घर वाले जानना चाह रहे हैं कि मुकदमे में क्या हो रहा है, घर वालों को कुछ जानकारी नहीं। उधर शहज़ादी के ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है और वो अल-बाथवा जेल में बंद है। 6 महीने बीत गए। जब 6 महीने के बाद लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, 6 महीने तक कुछ पता नहीं। घर वालों को फिक्र हुई, फिर उन्होंने कुछ वकील को पकड़ा, एक कि यहाँ एक अली मोहम्मद माज उनके वकील हैं जो शहज़ादी के फादर के। तब इन लोगों ने अपनी सोर्सेज निकाले, अबू धाबी में बात की, वहाँ के लॉ फर्म से बात की जो लोगों की मदद करते हैं, फिर अपना वकील हायर किया। आफ्टर 6 मंथ्स जब सारी जानकारी मिली तो वहाँ जब अपना वकील हायर किया तब इन्हें केस के अपडेट मिलने शुरू हुए। वरना इससे पहले यह था कि एक लेडी वहाँ वकील थी और उस वकील ने भी ये किया कि कुछ पेशी पे गई। पहली पेशी पे तो उसने बातचीत की, दूसरी पेशी पे उसने ये कहा कि तुम एक काम करो, ये जुर्म कबूल कर लो, शायद सज़ा कम हो जाए। शहज़ादी ने मना कर दिया कि जब मैंने गुनाह किया नहीं तो मैं कैसे मंजूर कर लूँ। और तीसरी पेशी पे वो आई ही नहीं और उसके बाद सज़ा सुना दी गई। मतलब कुल 3 पेशी। पहली पेशी में उसने सिर्फ बातचीत की, दूसरी पेशी में सीधे कहा शहज़ादी को कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, और तीसरी पेशी में वो गायब। उसके बाद इन्होंने अपना वकील किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके बाद मुकदमे का फैसला हुआ, फिर दूसरी अदालत में गए, दूसरी अदालत में भी वही फैसला, फिर सबसे हाईएस्ट सुपीरियर तीसरी कोर्ट में गए, वहाँ फिर 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले के तहत सजाए मौत सुनाई। 3 मामले 13 दिन के अंदर 15 से 28 फरवरी जब 3 इंडियन सिटीजन को यूएई में डेथ पेनल्टी मिली, सजाए मौत, वो भी गोली मारकर। और तीनों के फैमिली के रिएक्शन आए, चाहे वो मुरलीधरन हो, चाहे रिनाश हो, चाहे फिर शहज़ादी हो। इंडियन एम्बेसी ने यूएई में इनकी कोई मदद नहीं की। 2 साल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। फर्स्ट कम्युनिकेशन आफ्टर एग्जीक्यूशन 28 फेब, और बाकी का भी वही था। ये गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं की। और अभी भी मतलब करीब 30 के आसपास तो इसी यूएई और सऊदी अरब में है। अब सोचिए उनका क्या होगा। उनको भी सजाए मौत दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे। अब जिस दिन 14 फरवरी को शहज़ादी ने आखिरी बार अपने घर फ़ोन किया था, जब उसे मोहलत मिली थी कि आखिरी ख्वाहिश क्या, और वो आपने पूरा ऑडियो सुन रखा है। उस फ़ोन से पहले और जब पहले केस का फैसला आ गया था जिसमें उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब शहज़ादी ने एक फ़ोन किया था। ये एक दूसरा ऑडियो था। उस फ़ोन में वो बाकायदा कह रही है कि मुझे साजिशन फंसाया गया, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। ये भी कह रही है कि मुझे मालूम नहीं, हो सकता है मेरी मौत हो जाए, मुझे ये फांसी दे दें, यहाँ नहीं तो ऊपर जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। ज़मीन पर ना मिले, ऊपर में इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ये शहज़ादी कह रही है। और नाम ले रही है कि उसे कैसे किसने फंसाया। और उसने ये भी कहा कि उसकी सिर्फ ज़िंदगी की एक गलती की उसने, जिसकी कीमत आज उसको जान देकर चुकानी पड़ी है। वो गलती ये थी कि उसने भारत से यूएई जाने का फ़ैसला किया। उसने कहा कि अगर वो ना आती तो शायद वो ज़िंदा होती। वो आखिरी बातचीत जो शहज़ादी अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर कह रही है, लगभग 5 मिनट की बातचीत है। और ये इकलौता एविडेंस था जो उसने एक फ़ोन पे कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे खिलाफ साजिश की गई है, साजिश रचने वाले का नाम ये है, और मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मांगा, आखिरी वक्त तक मांगा, लेकिन शहज़ादी को इंसाफ मिला नहीं, क्योंकि अब तो कानून अपना काम कर चुका। अब तो उसी अबू धाबी में दफन है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी संवारने गई थी। वो आखिरी जो सबूत के नाम पर उसने बातचीत की थी, वो पूरी बातचीत मैं चाहता हूँ आप भी सुनिए। हेलो, मेरा नाम सैयद शब्बीर खान है।
मैं दुबई की जेल में हूँ, अलवत्बा में, अबू धाबी अलवत्बा में। मुझे एक बच्चे के मर्डर केस में फंसाया गया है और मुझे फंसाने का काम किया है मोहम्मद उजैर और पन्ना चौधरी ने, जो आगरा में है। उसने मुझे जॉब का ऑफर देके दुबई भेजा अपने फूफी के यहाँ पे और बोला कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी और सिर्फ 3 महीने के लिए मेरी फूफी के यहाँ पे हेल्प कर दो। इसके बाद उसने इस जॉब के बदले में, इस ऑफर के बदले में 3 लाख रुपए की डिमांड की थी मुझसे, जिसमें मैंने 1.5 लाख रुपए कैश उसको दिए थे और एक मेरी गोल्ड की चेन थी जो लगभग 55,000-56,000 की थी, वो मैंने उसको दी और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके पास रखे, अपना ATM रखा बैंक का, ये सब उसके पास रख के मैं दुबई आ गई। दुबई आने के बाद में 3 महीने मैंने उसकी फूफी का हेल्प किया, काम किया घर पे। इसके बाद में जिसके यहाँ पे मैं काम कर रही थी, मेरी मैडम का बच्चा 5 महीने का 7 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। उस बच्चे के इंतकाल के 2 महीने के बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगी थी, मैं घर जाना चाहती थी, मुझे बच्चे के मर्डर केस में मुझे जेल के अंदर भेज दिया और तरह तरह के टॉर्चर किए मुझसे और कहलवाया कि बच्चे का मर्डर मैंने किया है। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही बच्चे का मर्डर किया और ना ही कोई गलत काम किया है। मुझे फांसी की सज़ा हुई है। फर्स्ट टाइम जब मेरा कोर्ट हुआ उसमें मुझे फांसी की सज़ा हुई। सेकेंड मैंने अपील किया था, उसमें मुझे फांसी की सज़ा हुई और सुप्रीम कोर्ट भी हुआ, उसमें भी मुझे फांसी की सज़ा हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे मेरा जजमेंट आया फांसी का, मुझे ना ही ये बताया गया कि कब तक मेरे पास टाइम है, कब मुझे फांसी दी जाएगी, कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पन्ना चौधरी पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसने जिसके पास मुझे भेजा था अपने फूफी के यहाँ पे, उसके ऊपर भी, उसके हस्बैंड पर और उसके देवर पर, इन सब पर कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे जीते जी मुझे इंसाफ मिले। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ मिले। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मोहम्मद उजैर और पन्ना चौधरी पर कार्रवाई की जाए। उसने मुझे सेल किया अपने फूफी के यहाँ पे और अपनी फूफी को ये बोला था कि इसे वापस इंडिया ना भेजा जाए, इसका जो करना है दुबई में करो। इसलिए इन सब ने मिलके प्लान करके मुझे जेल भेजा और जेल भेजकर मुझे फांसी तक पहुँचाया। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं दुनिया में भी इंसाफ चाहती हूँ और आखिरत में भी इंसाफ चाहूँगी। मैं इंसाफ मांगूंगी। आखिरत में मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, हर हाल में इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं दुनिया में भी चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, सच्चाई की जीत हो, सच्चाई के साथ इंसाफ हो, गलत की जीत ना हो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी सजा में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली है। मैं मर जाऊँ मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है जो जिंदगी भर इस सजा को भुगतेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे एक गलती की सजा जो मैंने दुबई आकर की है और पन्ना चौधरी को, जिसे मैंने सगे भाई से भी ज्यादा माना है, उसने धोखा दिया। उसके धोखे में मेरा पूरा परिवार ना झेले इस धोखे को। इसलिए मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे ऊपर मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे केस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये मैं अपने पूरे होश हवास में मैं अपना ये बयान दे रही हूँ। मेरे साथ पन्ना चौधरी ने धोखा किया है, मुझसे पैसे लेकर मुझे गलत लोगों के हाथों में भेज दिया, सेल कर दिया मुझे, और उन लोगों ने गलत तरीके से प्लान करके मुझे जेल भेज दिया और मौत तक पहुँचा दिया मुझे। मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस यही कहूँगी मैं। मेरे पास अपनी सच्चाई पेश करने की कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बस यही चाहती कि मुझे इंसाफ मिले दुनिया में भी और मेरे जीते जी भी। अगर मर भी जाऊँ, जिंदा ना रह पाऊँ, तो मेरे परिवार को इंसाफ मिले, मेरा परिवार मेरी सजा ना भुगते। बस यही कहना चाहती। तो ये थी वो आखिरी बातचीत, वो फ़ोन कॉल जिसमें शहजादी ने सारी बातें की।
आखिर में आपने सुना होगा कि अगर दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में तो इंसाफ मिलेगा, इसकी उसे उम्मीद है और वो उसी मंजिल पर पहुंच चुकी है। अब शहजादी हो या रिनाश हो या मुरलीधरन हो, इनकी कहानी से एक चीज़ तो ज़रूर है कि एक हम लोगों की भी आंखें खुली हैं। वो ये कि ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी बेकसूर होंगे, कुछ उसमें गुनहगार भी होंगे, लेकिन जो सच में बेकसूर हैं, कम से कम किसी की जान लेने से पहले उसे हर कानूनी मौका तो मिलना चाहिए। कसूरवार है बिल्कुल, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। हमारे यहाँ का भी जुडिशल सिस्टम यही तो है। हमारे यहाँ 3 अदालतें क्यों होती है? लोअर कोर्ट का एक फैसला, फिर हाई कोर्ट में चैलेंज, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में। हम एक कोर्ट के फैसले को बाकायदा चैलेंज करते हैं क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है। उसकी वजह ये है कि 3-3 अदालतें, इसलिए कि एक से गलती हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, पर तीनों नहीं करेगा तो कहीं तो गलती सुधरेगी, तो मौका इसीलिए दिया जाता है। तो जो बहुत सारे हमारे इंडियन हैं जिन्हें कानूनी मदद ही नहीं मिल रही, और वहाँ के हालम ये है जो बताया गया है कि हमारी जो एम्बेसी के जो लीगल सिस्टम वहाँ पे वो सब इस तरह से काम ही नहीं करते हैं। बहुत बड़ा केस हो तो फिर तो सब कुछ दिखाने के लिए होता है, लेकिन जो बेचारे आम नौकरी पेशा सब, यही तो, कौन गल्फ़ में जा क्यों गया है? सब कमाने के लिए, सारे वही मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ज़्यादातर लोग बेचारे वही काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर वो कानूनी इसमें फंस गए, मदद करने वाला है नहीं, तो फिर सीधे फायरिंग स्क्वाड से गोली और मौत। और हम दावा करते हैं कि हम हर तरह से मदद कर रहे हैं। इसमें बहुत सही एक लाइन कही है शहजादी के जो वकील हैं उन्होंने, कि अगर इंडियन एम्बेसी ने मर्सी पिटिशन दाखिल किया था तो उस मर्सी पिटिशन के रिजेक्शन का डॉक्यूमेंट्स होगा जो भेजा होगा यूएई की अथॉरिटी ने कि आपका रिजेक्ट किया गया, वो मर्सी पिटिशन का रिजेक्शन लेटर फैमिली को देना चाहिए कि ये देखिए उनकी तरफ से आया, हमने तो कोशिश कर ली, तो कम से कम ये यकीन तो हो जाएगा कि हाँ जी एम्बेसी ने बड़ी ईमानदारी से काम किया। लेकिन अगर वो नहीं देते तो फिर उनकी नीयत और उनकी ईमानदारी पर सवाल तो उठेगा। क्या कीजिएगा, दुआ यही है कि जो ऐसे लोग अभी भी हैं वहाँ उनकी मदद हो सके। बहुत सारे एनजीओ हैं बेचारे जो लगे रहते हैं, वो भी उनकी मदद के लिए आगे आए ताकि जो बेकसूर लोग हैं कम से कम उनकी ज़िंदगी बच जाए। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही, लेकिन हाँ एडवांस में आज आप सभी को कमाल है, इधर देखिए शहजादी की कहानी और कल विमेंस डे। हालांकि मेरा अपना मानना है कि इन औरतों महिलाओं का जो रोल है हम सबकी ज़िंदगी में, इसको साल के किसी एक दिन में बांध कर शायद हम इंसाफ नहीं कर पाते हैं। आप देश छोड़िए, मतलब घर छोड़िए, देश भी इनके बिना नहीं चल पाएगा। इन सब का रोल वो होता है। ये वो हैं जिन्होंने हम लोगों को पैदा किया, सबसे बड़ा। अगर ये ना हो तो हमारा आपका वंश नहीं चलेगा। लेकिन इन्हीं महिलाओं के खिलाफ क्या क्या क्राइम होता है, खैर उस बारे में कभी और बात। तो एडवांस में हैप्पी विमेंस डे पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को। और हाँ, इस विमेंस डे पर हमारी टीम की दीपिका शर्मा, उसने एक ख़ास शो बनाया कल शाम 6 बजे क्राइम तक पर, आपको मौका मिले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आंखें खोल देने वाली एक स्टोरी है कि आज के इस दौर में भी जब जिन औरतें से हम और आप पैदा हुए हैं उनके कोख का उनके सौदा होता है, और कोख के वो सौदागर क्यों उनके कोख का सौदा करते हैं, क्यों उनके कोख को निकाल कर फेंक देते हैं या बेच देते हैं, या वो मजबूर हो जाती हैं, ये कहानी आंखें खोलने वाली है। तो कल दीपिका शर्मा शाम 6 बजे क्राइम तक पर देखिएगा ज़रूर और फिर अपनी राय भी दीजिएगा। इसके अलावा चलते चलते आज हेरल लोलाको इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हेरल साहब। एंड ये रश्मि लोलाको जी के फादर हैं। एंड थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए, तारीफ़ के लिए शुक्रिया। एंड आर्या, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आर्या। और ये भेजा विकास वर्मा जी है, साथ ही लवली कश्यप एंड मनीष कश्यप, इन दोनों की एनिवर्सरी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, लवली जी एंड मनीष भाई। और भेजा आर्थव ने, इनके बेटे। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।